इस वक्त में हमने किया है। इस तरह की हरकत करके ये सरकार क्या करना चाहता है? ये सरकार हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बांटना चाहता है। ये सरकार देश को तोड़ना चाहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि संसाधनों पर, विकास के संसाधनों पर मुसलमानों को प्राथमिकता है। आप क्यों मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? पूरे गरीब के बारे में आप कहते हैं गांव में गरीब है, शहर में गरीब है, हर बिरादरी में गरीब है, हर मजहब में गरीब है। सभी गरीबों के लिए अगर आप कहते कि विकास के संसाधनों पर गरीबों को प्राथमिकता है तो शायद देश आपको हाथे हाथ उठा लेता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये करके आप क्या करना चाहते हैं? ये करके आप देश को बांटना चाहते हैं। इतना नहीं, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट जिसमें केवल मुसलमान मजहब के आधार पर सेना के अंदर गणना करना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। सेना के सभी प्रमुखों ने इसका विरोध किया था, लेकिन जब इस सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आ गई, आप रिपोर्ट के अनुसार तो आपने कुछ नहीं किया। रहीना मिश्रा आयोग बना, केवल मुसलमानों के पिछड़ेपन के बारे में आपने आयोग बनाया, रिपोर्ट आ गई, आपने कुछ नहीं किया। तो एक तरफ तो मुसलमान को धोखा भी दे रहे, मुसलमान के नाम पर घोषणा भी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान को धोखा दे रहे हैं और हिंदुओं के मन के अंदर एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं। ये दोनों को लड़ाने का काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है। मुलायम सिंह कहते हैं कि हम 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों का। किसमें से आरक्षण देंगे? जो 27% का आरक्षण पिछड़ों के लिए है, उसमें से 18% का आरक्षण दे रहे हैं। 9% और बचा पिछड़ों के लिए। अब कहते हैं कि पिछड़ों के नेता है। अभी जब कहा गया कि मजहबी आधार पर आरक्षण का कोई इंतजाम नहीं है संविधान के अंदर, मायावती कहती है अगर मुलायम से 18% करते हैं तो हम 6% करते हैं। अरे एक दूसरे के पे वोट लगा हुआ कि मुसलमान का वोट कैसे कौन प्राप्त कर ले। और अभी बोल रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि मैं संविधान में संशोधन करूंगा। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मुलायम सिंह जी से कि संविधान में संशोधन इस प्रश्न पर नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान सभा में निर्णय लिया जा चुका है कि मजहब के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये संविधान सभा ने निर्णय लिया है, इसलिए इस पर संविधान में संशोधन करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस हो, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जाकर पता कर लो जितनी घोषणाएं जो हुई हैं, उस घोषणा के अनुसार कितना काम उन्होंने किया है। केवल समाज को लड़ाना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है, ये सरकार ने कहा है, मैं आरोप लगाता हूँ। ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुजफ्फरनगर का दंगा कराया, कई जगह दंगे हुए, इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया। और दंगा कराकर भारतीय जनता पार्टी को लोगों को गिरफ्तार किया, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे विधायक संजीत सोम, हमारे विधायक सुरेश राणा, इन दोनों को गिरफ्तार किया, रासुका के अंदर गिरफ्तार किया। और कादिर राणा जिन्होंने दंगा फैलाया था, जिन्होंने उत्तेजक भाषण दिया था, उनको नहीं गिरफ्तार किया। ऐसे लोगों को जिन्होंने उत्तेजक काम किया था, उनको हवाई जहाज से बुलाकर उनसे मनौती कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हिंदू मुसलमान को लड़ाकर पूरे प्रदेश भर में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। इससे सावधान रहना चाहिए। मायावती भी इसके अछूती नहीं है, ऐसे में थोड़ा इंसाइट से उत्तर देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोई राष्ट्रीय दल ऐसा नहीं है जो देश को सही नेतृत्व दे सके। आज हिंदुस्तान की स्थिति बड़ी खराब होगी, बड़ी खतरनाक। ऐसी खतरनाक स्थिति में ऐसे राष्ट्रीय दल की जरूरत है जो सही माने में हिंदुस्तान के प्रति गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए और सशक्त करने के लिए काम कर सकता हो। और ऐसा नेता चाहिए
जो सही माने में कुशल नेतृत्व दे सकता हो, इसकी जरूरत है। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस में तो वंशवाद है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में भी वंशवाद है, बाप बेटे की पार्टी समाजवादी पार्टी, माँ बेटे की पार्टी कांग्रेस पार्टी, और मायावती जी अपने उत्तराधिकार अभी घोषित करने वाली है। ये वंश परंपरा के आधार पर चलाने वाली पार्टियां ये प्रदेश और देश को डूब डालेंगी। हमें इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ये लोकतंत्र में हमें एक बहुत प्रमुख और शक्तिशाली माध्यम प्राप्त हुआ है, और वो माध्यम है वोट का। ऐसी गंभीर स्थिति में आम जनता ने महसूस करना शुरू किया कि हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब है, हिंदुस्तान की हालत खराब है, तो उसको लाया जा रहा है। कि आम जनता ने, गांव के लोगों ने, आप लोगों ने पूरे देश की राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद यह अनुभव किया कि एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो गुजरात प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिन्होंने अनेक प्रकार का दोषों को, आरोपों को सहकर लगातार गुजरात प्रदेश के विकास के लिए काम किया, जिसके हुकूमत के दौरान गोधरा कांड के बाद कोई ऐसा सांप्रदायिक तनाव भी नहीं पैदा हुआ, जिसने गुजरात को एक ऐसा प्रदेश बना दिया जिसके लिए बाहर के देश के राजनीतिक लोग भी कहते हैं कि अगर विकास का मॉडल देख रहा है तो जाकर गुजरात को देख लो। हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े लोग कहते हैं विकास का मॉडल देखना हो तो गुजरात को देख लो। आम आदमी ने तय किया तो यही नेता ऐसा हो सकता है जो हिंदुस्तान का सही नेतृत्व कर सकता है। आम आदमी ने नरेंद्र मोदी को विकल्प स्वीकार कर लिया है, आम आदमी ने। और जब आम आदमी ने स्वीकार कर लिया, हम लोगों के घोषणा करने के पहले ही लोग बोलते थे कि कलराज जी अगर मोदी को एक बार बना दिया जाए तो सारा ठीक कर देंगे, सारा ठीक। मैं तो आम आदमी ने मोदी को अपना विकल्प स्वीकार कर लिया और इसलिए मोदी बात चल रही है। और आज हालत यह हो गई है कि मोदी के ऊपर हमला हो रहा है, हर पार्टी कर रही है। मुलायम सिंह कह रहे हैं मुसलमानों सावधान हो जाओ, मोदी ने मुसलमानों को कटवाया। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ये भाषा बोलते हैं तो इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मायावती कहती है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो मुसलमानों समझ लो क्या होगा। अरे होगा क्या? अरे मोदी प्रधानमंत्री होंगे, हम प्रधानमंत्री होने के बाद हिंदुस्तान में मजहबी मोहब्बत पैदा होगी, हिंदुस्तान में सांप्रदायिक सद्भाव पैदा होगा, हिंदुस्तान में सामाजिक सद्भाव पैदा होगा, सामाजिक समरसता और ममता का माहौल पैदा होगा, जिसमें किसी भी प्रकार के हिंसा को महत्व नहीं दिया जाएगा। मोदी के हो जाने पर ये सारा पैदा होगा। मोदी अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं, हिंदुस्तान का स्वाभिमान जागृत होगा, हिंदुस्तान के किसान का कीमत दूना हो जाएगा। हिंदुस्तान के किसान को लगेगा कि हमारे बीच का कोई गया है। मोदी गरीब परिवार में पैदा हो गया, गरीबों की हालत समझते हैं, परिश्रमी काम से घबराते नहीं है, चुनौतियों का सामना करना जानते हैं। और मोदी प्रधानमंत्री होते हैं तो गांव को केंद्र मानकर उसके अनुरूप योजना बनाकर गांव गरीब किसान को आगे बढ़ाते हुए, महिलाओं को सम्मान प्रदान करते हुए हिंदुस्तान के स्वाभिमान को इस तरीके से जागृत करेंगे, दुनिया वालों को लगेगा अब हिंदुस्तान की तरफ हम उंगली नहीं उठा सकते और उठाएंगे तो मोदी प्रधानमंत्री है। ये हालत बनेगी मित्रों। इसलिए मैं कहता हूँ ये चुनाव हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों बदलने का है। हर देशभक्त नागरिक का दायित्व है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए सब देशभक्त है, साथ रूप से देशभक्ति का भाव और देशभक्ति निजी होती है, निजी और निजी देशभक्ति है। मन के अंदर देशभक्ति का भाव पैदा हुआ तो देशभक्ति का तकाजा है कि एक आदमी इस सरकार को गिराए और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के फूल को खिलाने के लिए एक से संपर्क स्थापित कर मजहबी और बिरादरी का भेद तोड़कर सबको साथ में लेकर मतदान बूथ पर कमल के निशान पर बटन दबाने का प्रयत्न करे, तब कहा जाएगा हमने अपने देशभक्त होने का उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज जरूरत की बात है, ये देशभक्ति का तकाजा है।
ऐसे मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, कर रहे, देश को बचाना है, ये कर रहे, और मैं यहाँ के उम्मीदवार बनाया गया। आप लोगों को लगा होगा कि कदा जी कैसे आ गया, हमें भी लगा हम कैसे आ गया, लेकिन पार्टी ने मुझे निर्देशित किया, मैं आया आपसे, देवरिया के लोगों का प्यार मुझे मिला। जहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इन्होंने मुझे अपने में आत्मसात कर दिया है, मिला लिया है, और मेरे विश्वास में दृढ़ता पैदा हुई है कि देवरिया के लोगों का अगर इस प्रकार का प्यार उमड़ करके आ रहा है तो कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोक नहीं सकती। और आपके बीच में मैं यही कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को बनाना है, देश को बचाना है, तो देवरिया में सांसद को तो बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? देवरिया में सांसद प्रकाश मिश्रा को जिताना पड़ेगा, और जिताकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, और जो हमारी बात से सहमत है, आप अगर ऊपर करते तो बड़ी कृपा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों ने हमारी बात को ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।